हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये आपके लिए जो फ्री लेक्चर सीरीज़ चल रही है क्लास 10th की मैथ्स एंड साइंस पूरी इसमें कवर होगी। इसका आज लेक्चर 2 है और आज आप देख रहे हो हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक नंबर 3 से। तो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पूरा चैप्टर कैसे चलेगा, क्या क्या है, क्या क्या हमें उसमें कवर करना है, देखना है, वो सारा हमने देखा था। एंड फिर हमने नंबर सिस्टम पूरा देख लिया था, राइट। तो आज के लेक्चर से हम शुरू करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलो आ जाओ। देखो, यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इनफैक्ट इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, ज्योमेट्री मतलब जो प्लेनर ऑब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, पॉइंट पढ़ते हो, लाइन पढ़ते हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो इनसे रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं उसको इन्होंने अपनी एक बुक एलिमेंट्स में बहुत अच्छे से, और इनफैक्ट ये पहले थे जिन्होंने उनको एक सीक्वेंशियल मैनर में उस बुक में सारा कुछ मेंशन किया था। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हमें रियल नंबर में भी इनका कुछ कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले देखो, यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा है। देखो, डिवीजन लेमा। अब लेमा सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है, लेमा इज नथिंग बट अ प्रूवन स्टेटमेंट, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट और थ्योरम। तो सबसे पहला, ये वर्ड से नहीं डरना है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ये एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है, राइट। और यूज होता है एक दूसरा स्टेटमेंट या थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ लेमा हो गई। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का आप स्टेटमेंट समझो। इससे पहले आप एक जनरल सा छोटा सा एग्जांपल देखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या स्टेटमेंट है इसका, मैथमेटिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब मैं बताता हूँ। तो अगर आप नॉर्मल एक कोई नंबर लो 11 और आप इसको डिवाइड करो किससे? 2 से। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। जब आप डिवाइड करते हो तो हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स होगा। और ये कितना आएगा इधर? 10। और ये कितना बचा? 1। तो इस डिवीज़न में आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि हम किसे क्या बोलते हैं? जैसे ये जो वैल्यू निकल के आती है, हम इसे क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली रिमाइंडर। ये रिमाइंडर होता है हमारा। ये हमारा क्या होता है? ये चीज़ होती है डिवाइज़र, ठीक है। ये चीज़ हमारा क्या होता है? डिविडेंड। एंड ये चीज़ हमारी होती है क्या? कोशेंट। ये चीज़ समझ में आता है? ये हमें पता है पहले से। तो यूक्लिड ने एक थ्योरम दी थी। ऐसे हम डिवाइड तो करते हैं, बट इसके पहले उन्होंने एक थ्योरम दी थी कि किन्हीं भी दो नंबर्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 11 को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 11 विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड 5, 2 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 1। हम तो जानते भी हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हमारी बहुत पुरानी थ्योरम है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। क्लास 5th एंड 6th ऑनवर्ड्स हमने पढ़ना इसे शुरू कर दिया था। तो जो यूक्लिड का ये डिवीजन लेमा है ना, ये भी कुछ यही चीज़ बताता है। वो बोलता है सेम सेम चीज़ बताता है। वो ये बोलता है, अब देखो उसका मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखो, उनकी थ्योरम ये बोलती है कि अगर ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर कह लो, या पॉजिटिव इंटीजर को और हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। आप जानते हो पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं कहाँ से? +1 +2 +3 एंड सो ऑन। यही तो हमारे नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन क्यू एन आर भी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से होंगे, क्यू एन आर भी पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से होंगे कि हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अरे वही किया ना। अगर सपोज ए मेरा क्या हो जाए? ये डिविडेंड हो जाए, फिर बी मेरा क्या हो जाए? डिवाइजर हो जाए, कोशेंट मेरा क्या आ जाए? क्यू आ जाए, और रिमाइंडर मेरा क्या बचे? आर। तो सेम चीज़ आप देख रहे हो जो डिवीजन में हम करते हैं। तो अब फिर से देखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लेट ए
and b are any two positive integers or natural number, then there exist, तब एक नेचुरल नंबर इस तरीके से जरूर एग्जिस्ट करेंगे, है ना, then there exist unique integer q and r such that a equals to bq plus r। अब यूनिक इंटीजर होंगे मतलब a and b कोई दो नंबर के लिए ये एकदम यूनिक होंगे। जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया 11/2, तो इसमें आप देखो ये कितना आया 5 टाइम्स, ये आया 10 और रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 1। तो इस डिवीजन के लिए ये दोनों क्या होंगे, यूनिक होंगे। 5 and 1 विल बी यूनिक, द सेट ऑफ 5 and 1 विल बी यूनिक। यूनिक का मतलब है कि हर डिवीजन के अपने अलग क्वोशंट होते हैं, अपना अलग रिमाइंडर होता है, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, r 0 नहीं होना चाहिए। r अगर ऑब्वियसली 0 हो गया तो फिर हम यहाँ r लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो r 0 से लेके b तक हो सकता है। r 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है, b तक हो सकता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 की जगह 2 हो जाता तो b के बराबर हो जाता। अभी के इस एग्जाम्पल में 2 हमारा b है, तो जब वो b के बराबर ही हो जाता तो फिर हम एक बार और डिवाइड कर सकते थे ना, इसको कर सकते थे। तो कहने का ये मतलब है कि r 0 से लेके b तक होगा। ये मैथमेटिकली बताया गया है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन, और ये स्टेटमेंट यूक्लिड ने दी थी। जो हम डिवीज़न करते हैं वो तो बाद में आया है वो डिवीज़न की मेथड, बट यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्री की बुक में ये बहुत पहले एक स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो यूनिक क्वोशंट और यूनिक रिमाइंडर इस तरीके से मिलेगा कि हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा आप बोल सकते हो, है ना, यही चीज़ है। और इससे घबराना नहीं है। और सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है बच्चों को और थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी चीज़ें आई थिंक मज़ेदार हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं। अब देख लो, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल से देख लो। तो सबसे पहले है कि कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर 47 and 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 47 and 4 को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। देखो डिवीजन में हम कैसे लिखते हैं, पहले समझना हम डिवीजन में कैसे लिखते हैं। 47 को हमने ये 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 टाइम्स जाएगा 4, इधर आएगा 0, फिर ये आ जाएगा 7, फिर हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम्स, अगेन 4, एंड कितना बच गया 3। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये आपका आ गया Q क्वोशंट, ये आपका आ गया डिविडेंड, ये डिवाइजर एंड ये रिमाइंडर। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, आराम से ऐसा लिख सकते हैं ना कि 47 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड 11 प्लस 3। ये चीज़ लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है ना। तो पॉइंट ये है कि यूक्लिड की डिवीजन जो लेमा है वो यही बताती है कि किसी एक नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी हमेशा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर, किन्हीं दो नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से ज़रूर लिख सकते हैं जहाँ पे ये Q मल्टीप्लाइड होगा एंड प्लस रिमाइंडर ऐड होगा। तो ये है यूक्लिड की डिवीजन लेमा, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक और देख लो, कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर 91 एंड 11। अब यहाँ पे क्या होगा, 11 का डिवीजन होगा 91 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इधर, आप देखो 11 9 टाइम्स 99 होता है, तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स कितना आएगा 88, कितना बच जाएगा 3, राइट। तो ये चीज़ फिर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम 91 को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 91 एज 11 इंटू 8 प्लस 3। बस यही चीज़ होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमने ये देख लिया यूक्लिड की डिवीजन लेमा क्या स्टेटमेंट होता था। हम एक बार स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं कि अगर a एंड b एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, then there exist unique integer q and r such that this a equals to bq plus r, जो हमने अभी 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। अब आ जाओ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये दूसरा टॉपिक है इसी में। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है सीधा सा कि ये डिवीजन
देखो एल्गोरिदम का मतलब समझ लो, आपको ये सिंपल टॉपिक समझ में आ जाएगा। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। एल्गोरिदम इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फाइंड समथिंग। ये आप समझो, तो ये इसका मतलब होता है। अब हमें डिवीजन एल्गोरिदम यूज करनी है। डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट यूक्लिड ने दिया था, तो वो जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, वो किस लिए दिया, तो वो बेसिकली उन्होंने एक चीज फाइंड करने के लिए दिया था, और वो चीज क्या थी, HCF ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का HCF हम निकाल सकते हैं यूक्लिड की डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम की मदद से। अब एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और यूज क्या करेंगे हम, यूक्लिड की डिवीजन लेमा, या यूक्लिड का वो जो स्टेटमेंट था कि ए एंड बी 2 इंटीजर हैं, तो हम उनको यूज करेंगे। क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो सब हम देखेंगे। बट बिफोर दैट, एक जब हम HCF निकालते हैं, तो HCF के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि HCF की लिटरल मीनिंग होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं हम जानते हैं, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमें आइडिया है, हम 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन का कैसे यूज करेंगे 2 नंबर का HCF निकालने के लिए, तो देखो पहले एग्जाम्पल से समझो। एंड अभी आपको HCF निकालने की 1-2 मेथड्स पता है, है ना, वो आप फैक्टराइजेशन करते हो और उसके बेसिस पे आपको चीज़ें पता है। बट हमारा एम यहाँ पे ये है कि यूक्लिड की जो डिवीजन लेमा थी, जो स्टेटमेंट था यूक्लिड का, उसकी मदद से हमें HCF निकालना है। तो देखो अगर एक एग्जाम्पल लो और 2 नंबर पकड़ के चलो, 47 और 11, या छोटा नंबर लेते हैं। अभी इनिशियली एकदम छोटा नंबर लेके समझते हैं और फिर नंबर बड़ा कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व होती रहेगी, बट हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा। तो अगर हम जनरल टर्म में देखें तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, चलो कोई भी नंबर ले लो, 6 ले लो और 17 ले लो, ठीक है। तो 6 एंड 17 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ओके, 6 एंड 17 का हमें HCF निकालना है। तो उन्होंने बोला था कि भाई आप 2 नंबर को, 2 नेचुरल नंबर को, या 2 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स को इस तरीके से लिख सकते हो कि बड़े नंबर को 17 को आप 6 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर लिख सकते हो कुछ। तो अब मुझे बताओ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि 17 को 6 इंटू 2 12 हो गया, प्लस 5 लिख दूँ, ऐसे लिख सकते हो आराम से, है ना। 6 इंटू 3 नहीं लिख सकते क्योंकि भाई 17 से बड़ा हो जाएगा वो, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 5, करेक्ट है। अब हम 6 को क्या लिख सकते हैं, अब अगले स्टेप में क्या होता है, देखो अगले स्टेप में हम ये 6 और ये 5 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर जो भी आएगा और जो भी हमारा ये, इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे। तो क्या मैं 6 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्टेप 2 है, 6 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या क्या बचा है, अब देखो 5, अब फिर से हम अगला स्टेप जब लेंगे तो हम किसको किसको लेंगे, ये एंड जो हमारा रिमाइंडर है। अब आप देखोगे कि हमारा रिमाइंडर लास्ट में अब क्या आ जाएगा, 0। मतलब 5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 इक्वल्स टू 1 के टर्म में लिखना है ना। तो हमने पहले 5 के टर्म में लिखा था, अब 1 के टर्म में लिखेंगे, तो 1 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। और रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा, 0, करेक्ट। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, रिमाइंडर कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 0। तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF ऑफ दीज 2 नंबर क्या निकल के आएगा वो समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। ये जो लास्ट का ये चीज निकला ना, ये चीज, ये हमारी हो जाती है HCF, ठीक है।
और अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, बट बिफोर दैट चलो अब एक वन बाय वन स्टेटमेंट देख लें कि इनका डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो सच दैट वी कैन राइट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, हम लिख सकते हैं, हमने देखा है डिवीजन लेमा से। देन every common divisor of a and b is common divisor of b and r and vice versa. Every common divisor of a and b, ध्यान से देखो, a ये था, दिस इज a, लिख देता हूँ a, और b क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये a था एंड ये b था। तो कॉमन डिवाइजर जो थे, एवरी कॉमन डिवाइजर आप देखोगे तो दे विल बी कॉमन डिवाइजर ऑफ Q एंड R ऑल्सो। इसका 17 का 17 अगर आप डिवाइजर देखो तो 6 क्या क्या होते हैं, 1 2 3 एंड 6। 17 के क्या क्या होते हैं, 1 एंड 17 इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिवाइजर क्या होगा, सिर्फ 1 ही है। अभी हम जब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, बड़ा एग्जाम्पल लेंगे, उसमें आपको कॉमन डिवाइजर ज़्यादा दिखेंगे, समझ में आएगा, उस केस में आपको बेटर समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अभी स्टेटमेंट में आ जाओ, बोल रहा है कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसको हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, देन एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, तो a एंड b के सभी कॉमन डिवाइजर कॉमन डिवाइजर होंगे b एंड r के भी। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से यहाँ पे मैंने बताया a का डिवाइजर ये और 17 का कॉमन डिवाइजर है, तो ये 1 जो है ये कॉमन डिवाइजर ऑफ q एंड r भी होंगे। q क्या था, दिस देखो, जो हमारा ये स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, ये चीज़ हमने क्या लिखी है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो q और r के भी डिवाइजर होंगे ये, तो 1 तो डिवाइजर हर नंबर का होता है। इसीलिए मैंने बोला कि अभी जब हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे वहाँ और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो जो कॉमन डिवाइजर है ना 6 एंड 17 के, दे आर कॉमन डिवाइजर ऑफ q एंड r ऑल्सो। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ओनली 1 डिवाइजर इज अवेलेबल, दैट इज़ 1, एंड 1 सारे नंबर्स का होता है डिवाइजर। तो यहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे इस पे तो समझ में आएगा। तो अब आप ये समझो कि HCF निकालने की पहले हम स्टेप बाय स्टेप मेथड देख लेते हैं और फिर इस पे 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे, तो ये टॉपिक हमारा कंक्लूड हो जाएगा, है ना। दिस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो हमारा टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा और हमें ये समझ में भी आ जाएगा कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो अभी बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमारे सिलेबस में है इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में कुछ भी है हम उसे डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो भी समझ के चलेंगे। ठीक है, हमें पूरा का पूरा कवरेज करना है। तो अगर स्टेप्स अगर आप देखोगे HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आप HCF निकालो, ठीक है, a एंड b के अगर आपको HCF निकालने हैं तो क्या क्या स्टेप आप फॉलो करना है आपको। वेयर a इज ग्रेटर देन b, वैसे ही जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 6 एंड 17 मैंने लिया था, तो ग्रेटर नंबर कौन था, 17, तो हम 17 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस हमने 5 लिखा, तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। देखो स्टेप 1 क्या है वो समझो। तो सबसे पहले हम a को लिखेंगे बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जो हमने किया था वहाँ, ठीक है, और r ऑब्वियसली 0 से b के बीच में होगा। r 0 भी हो सकता है, r मैक्स टू मैक्स भी हो सकता है, r p से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो वो डिवीजन एक बार और जाने लगता है। ये सब हम देख के आए। स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि अगर r 0 है देन b इज द HCF ऑफ a एंड b। अगर तो r 0 है तो जो b निकल के आता है ना, b, दिस b, ये वाला समझना, यही b होता है HCF इन दोनों नंबर का। एंड अगर r 0 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल r की कुछ वैल्यू आ रही है, तो फिर डिवीजन करो। ये जो अप्लाई डिवीजन लेमा है, जो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हम लिखते थे, उसको फिर से अप्लाई करो। कहाँ अप्लाई करोगे, मैंने बताया b एंड r में करोगे, एग्जाम्पल में बताया ना मैंने, तो b एंड r आप में फिर से करोगे। अब जब स्टेप 3 में
जब तक आर जीरो नहीं होता है। अब देखो इस प्रोसेस को तब तक करो जब तक आर जीरो हो जाए, और जैसे ही आर जीरो हो गया तो अब इस जो डिवाइज़र है ना, इस स्टेज में जो वहाँ पे वन आया था हमारा, है ना, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वन आया था, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट में डिवाइज़र कितना आया था, वन, राइट, वन आया था, और तभी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हुआ था, तो वन हमारा HCF हो गया था, HCF हमारा वन था इस केस में। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि ये बहुत अच्छी HCF निकालने के लिए बहुत अच्छी मेथड है, क्योंकि नंबर बहुत ईजिली ब्रेक होते हैं और हम ईजिली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो डिवाइज़र होगा उस स्टेज में वो हमारा HCF हो जाएगा A and B का। तो ये चीज़ समझ में आती है। चलो अब एक अच्छा ऐसा एग्जाम्पल करते हैं इस पर। तो बोल रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम हमें यूज़ करना है टू फाइंड द HCF ऑफ ये नंबर। कौन कौन से, दिस दिस एंड दिस। अब ये तीन नंबर हैं, बट जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, आपने ध्यान से देखा वो सिर्फ दो नेचुरल नंबर के लिए था, A एंड B के लिए। तो कोई बात नहीं, पहले हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का हम पहले HCF निकाल लेते हैं, फिर जो HCF आएगा हम उसके साथ इसका निकाल लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। तो इसी तरीके से हम इस पे प्रोसेस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ कंसिडरेशन क्या है, लेट अस कंसीडर 4, 4, 1 एंड 5, 6, 7। अब आप ये भी समझो कि अगर आप HCF को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने जाओगे तो इट्स नॉट ओनली टाइम टेकिंग, बट देयर विल हैव टू लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। बस इस प्रोसेस से आप बहुत जल्दी चुटकियों में इसको निकाल सकते हो। जैसे अब देखो ये दोनों नंबर हैं, इनका मुझे HCF निकालना है। इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है, 567, दिस, ये बड़ा नंबर है, आप जानते हो। तो इसको इन टर्म्स ऑफ ये लिखो, और क्या लिखने का तरीका होता है, 567 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 4, 4, 1 एंड मल्टीप्लाइड। हाउ मेनी टाइम इट कैन बी मल्टीप्लाइड, आप खुद देखो, अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 400, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 800 तो वैसे ही हो जाएगा, तो इससे तो पहले ही एक्सीड कर जाएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आती है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, अरे डिवीजन कर लो आप ये तो मतलब बेसिकली इतना कर ही सकते हो कि 5, 6, 7, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये 1 टाइम जाएगा, 4, 4, 1 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर 6 आएगा, इधर 2 आएगा, और इधर कितना आएगा, 1। तो हम यहाँ लिख दें 126 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिख दिया हमने। आगे देखो, अगर हमने इसको ऐसा लिख लिया है तो अगला स्टेप क्या था मेरा, ये तो मेरा स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में हम किस पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं हमारा ये। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 होता तो यही चीज़ हमारी क्या हो जाती, HCF हो जाती, बट रिमाइंडर समथिंग 126 है यहाँ पे। तो अब हम इस पे और इस पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे, क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे हम जब अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना फिर से, हम इसको लिख सकते हैं 4, 4, 1 इक्वल्स टू 126। अच्छा आप बताओ 126 के टर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फिर से वही 126 एंड 4, 4, 1। अच्छा 2 टाइम्स चला जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा। 3 टाइम्स चला जाएगा क्या, लग तो रहा है चला जाएगा, क्योंकि 26 3 टाइम्स होता है 78 एंड ये 300, तो 378 होगा। तो 4 टाइम चेक करें क्या, 4 टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि 378 तो 3 टाइम्स में ही है। 4 टाइम में 126 और इसमें ऐड करना होगा, तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 478, 100 ऐड करेंगे तो 478, तो वही हो जाएगा। तो 3 टाइम्स जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब ये 3 टाइम्स आएगा तो जाएगा कितना होगा, आप जानते हो 378, है ना, 326, 3 जा 78, तो ये होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 11 - 8 3, 3 - 7 3 - 7 मीनिंग देयर बाय 13 - 7 6 एंड 3 - 3 0, तो ये आ गया कितना, 63, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 126 × 3 + 63, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। अगला, अभी देखो रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, तो अब हम अप्लाई करेंगे फिर से किनके बीच में, 126 एंड 63 के बीच में। क्या अप्लाई करेंगे,
यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये स्टेप जो हम कर रहे हैं ना, ये एल्गोरिदम कहलाती है बेसिकली। अब आप आ जाओ, फिर से देखो, अप्लाई करो, तो 126 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 126 को 63 के टर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 63 मल्टीप्लाइड 2, हमको पता है 63 मल्टीप्लाइड 2 इज 126, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया हमें बस अपना आंसर रिपोर्ट कर देना है, और ये जो हमारा बी होता है ना उस केस में, यही हमारा क्या हो जाता है, HCF। ये समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई। बट हमारा ये आंसर तो है नहीं, हमें तो 3 नंबर का वो करना था, हमने अभी 2 नंबर को वो किया है, अप्लाई किया है। अब हम जो HCF हमारा आया है ना, इसको और इस वाले नंबर, इन दोनों को हम वो करेंगे, ठीक है। ठीक, चलो आ जाओ अब अगली स्टेप में। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। किसी को कहीं पे भी डाउट है कमेंट करना, एक एक कमेंट पढ़ी जाती है यहाँ पे, और हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और आपके जो भी डाउट आ रहे हैं ना, वो भी डाउट आना बहुत अच्छी बात है, और उसका सॉल्यूशन, उसको सॉल्व किए बिना उसको, उस डाउट को भूल जाना। जैसे आप डाउट का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, नहीं आप उसको सॉल्व किया आपने और आप भूल गए, तो वो डाउट आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, और जो डाउट समझ में आता है, जो प्रॉब्लम लगती है, उसको देन एंड देयर पूछते चलना है। अब देखो, ये हमारा हाफ ऑफ द पोर्शन हुआ क्वेश्चन का, राइट। अब हम आगे आते हैं, दूसरा सेक्शन करते हैं। अब हमें क्या करना है दूसरे सेक्शन में, मैंने बताया था HCF ऑफ सिंपल 63, एंड जो हमारा दूसरा नंबर बचा है क्या, 693, ये निकालना है। अब चलो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगानी शुरू करो, स्टेप 1 लगाओ। कैसे लिख सकते हो इस चीज को, 693 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 63, है ना। बट हाउ, उसके लिए हम ये डिवीजन वाली मेथड का यूज कर लिया करते हैं। तो 693, अब 63 1 टाइम जाएगा, 63 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6, एंड देन 63, देखो कितना आ गया, 1 टाइम ही आ गया, और 63 यहाँ पे कितना आ गया 0। अरे इस चीज़ को तो हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं कि 63 मल्टीप्लाइड 11 प्लस 0 लिख सकते हैं। आपने देखा तुरंत हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा स्टेप 1 क्या बोलता है, जो एल्गोरिदम का स्टेप 1 क्या बोलता है कि अगर R 0 हो जाए देन B इज द HCF ऑफ A एंड B। तो यार यहाँ पे फिर से देख लो, B इज द HCF, बेसिकली आपको उसने गिवन है, दे दिया है कि HCF क्या है हमारा। यहाँ पे ये चीज़ हमारी, ये जो B है, ये हमारी क्या हो गई है, HCF ऑफ दीज टू। एंड अगर आपने देखा है तो इन दोनों का HCF जो है ना, कॉमन वाला HCF, तो यहाँ पे भी 63, यहाँ पे भी 63, बट हम HCF ऑफ क्या रिपोर्ट करेंगे, HCF ऑफ 441 567 एंड 693 हम रिपोर्ट करेंगे इक्वल्स टू 63, क्योंकि इन दोनों का हमने निकाला पहले हमने 2 नंबर कंसीडर किए, उनका HCF निकाला 63, फिर हमने इस HCF को ही यूज़ में ले लिया है। तो अब जो भी HCF आएगा वो तीनों नंबर का HCF होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रिपोर्ट कर दिया है कि इन तीनों नंबर का HCF है 63, ठीक है। अब देखो ये 3 बड़े नंबर थे, बट हमने कितनी ईजिली इसको सॉल्व किया है, बस हमें वो एल्गोरिदम पता होना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पता होनी चाहिए। तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने HCF निकालना भी आपके लिए बता दिया है, इसमें ईजी कर दिया है, ठीक है। अब आप और निकाल सकते हो, बट थोड़ा सा मैं आपको HCF से रिलेटेड ना, हम ज़्यादा बात करेंगे, थोड़ी सी डायरेक्ट बता दूं। अब ये टाइप की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट निकालना है HCF आपसे हो जाएगा, बट अगर एक वर्ड प्रॉब्लम से समझा जाए, वैसे जब हम HCF और LCM में आएंगे, हमारा अगला टॉपिक ही है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है,
उसमें हम HCF और LCM के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स वहाँ आराम से केटर होंगी और हम बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे वहाँ पे। बट आप एक बार समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 144 कार्टन्स ऑफ कोक, आई थिंक दिस इज, हाँ, कोक cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen। ठीक है, कितने कार्टन है कोक के? 144 और पेप्सी के कितने हैं? 90। इफ ईच स्टेक इज ऑफ सेम हाइट एंड इज टू कंटेन कार्टन्स ऑफ सेम ड्रिंक, what would be the greatest number of cartons each stack would have? अब आप समझो कि इसमें HCF निकालना है, और ये कैसे आता है, क्या क्यों निकालते हैं, HCF क्यों निकालना है? क्योंकि हम इसका डिटेल डिस्कशन, हमारा अगला टॉपिक ही है LCM और HCF। ये देखो, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम HCF और LCM पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एल्गोरिदम से समझा देता हूँ। HCF निकालना है आपको, किसका किसका? 144 ये कोक के जो कार्टन्स हैं एंड 90 कार्टन्स हैं किसके? पेप्सी के। इन दोनों का आपको HCF निकालना है। तो आप बस मुझे अभी इनका HCF निकाल के बताओ, 144 एंड 90, इनका फाइंड HCF, और यूजिंग कौन सी मेथड? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, चलो आ जाओ देख लेते हैं एक बार इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब दो नंबर हैं A एंड B, बड़ा नंबर कौन सा है? 144। चलो 144 को लिखो इन टर्म्स ऑफ 90। इसके लिए हम डिवीजन का यूज़ करते हैं। तो 90 विल डिवाइड 144 हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, दिख ही रहा है 90। तो इधर कितना आ जाएगा? 4, एंड इधर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 9 इज 5 एंड 0। तो ये बच गया रिमाइंडर। हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? 90 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 54। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब अगला एल्गोरिदम हम जो स्टेप 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, हम स्टेप 2 में जाएंगे और हम किसके किसके बीच में यूज़ करेंगे? 90 एंड 54 के बीच में यूज़ करेंगे। चलो आ जाओ। तो 90 कैन बी रिटेन एज, कैसे लिखा जा सकता है? 54 इंटू 2 टाइम्स होगा? नहीं होगा, तो 1 प्लस, अब 90 माइनस 54, अब यहाँ से आप देख सकते हो इस चीज़ को। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से इस बार 54 डिवाइड कर रहा है 90 को, कितने, हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स। कितना आया? 54। कितना बचेगा? 46 बचेगा। 36 बचेगा आई थिंक। अब देख लो, 10 दिस इज 10 माइनस 4 6 एंड दिस विल बिकम 8 माइनस 5 इज 3, तो 36 बचेगा। चलो इस चीज़ को लिख लो, तो बचेगा कितना? 36। तो 54 इंटू 1 प्लस 36, अगेन रिमाइंडर कितना है? 36 है, 0 नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे इन दोनों के बीच में, 54 एंड 36 के बीच में। चलो अप्लाई करो। नाउ 54 विल बी रिटेन एज 36 मल्टीप्लाइड, अब ये 2 टाइम्स हो सकता है क्या? नहीं, 1 टाइम, प्लस कितना और कितना और बचेगा? ये देख लो। तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक 36 इज डिवाइडिंग 54, तो 1 टाइम जाएगा 36, एंड 14 माइनस 6 इज 8, एंड दिस विल बिकम 4 माइनस 3 इज 1, तो 18 आ गया इधर 18। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब जो डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई होगी वो किसके किसके बीच में? 36 एंड 18 के बीच में। आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि अब तो सर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, एंड वी कैन राइट इट डाउन एज 36 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड 2। ठीक है, और रिमाइंडर अब हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 18 मल्टीप्लाइड 2 इज 36 ओनली, तो रिमाइंडर विल बी 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है, मतलब हमें हमारा HCF क्या हो चुका है? मिल चुका है। और HCF क्या है? आंसर क्या है हमारा? ये 18। तो वी कैन रिपोर्ट दिस इज द HCF ऑफ कौन कौन सा नंबर? 144 एंड क्या? 90। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव। आपको इस वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है अभी आप इसके लिए बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे, है ना। जब हम HCF और LCM पढ़ेंगे तो इतने नंबर ऑफ आइडियाज़ आपको दिए जाएंगे सो दैट यू कैन ईजिली असेस कि इसमें LCM निकालना है कि HCF निकालना है। तो हमारा बाद का डिस्कशन है और हम बाद में अच्छे से करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप जब ये पता कर लोगे ना कि इसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है, उसके बाद तो आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, स्टेप्स फॉलो करने हैं, यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर ये थोड़ा सा है ना, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये बोरिंग भी लगते हैं और शुरू में उनको समझ भी नहीं आता कि भाई यूक्लिड लेमा क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करना और इस पर हम थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन रख लेंगे, है ना, एक क्लास इसमें कर सकते हैं हम। अगर नहीं समझ में आया, वैसे तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और आप थोड़ा सा एक दो बार जब वीडियोस देखोगे वापस जाके तो आपको ये 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्लास आपकी यहीं पे कंक्लूड होती है और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शुरू होने वाली है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जो इस पूरे चैप्टर का रियल नंबर का क्या है, इस पूरे रियल नंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड उसके बाद भी जो आने वाला टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे ही हम प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वाला टॉपिक कवर करेंगे तो ये इंटायरली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो NCERT के अच्छे क्वेश्चंस, मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रीवियस ईयर के PYQs के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो आए हुए हैं वो डिस्कस होगा और स्टैंडर्ड बुक्स के अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होंगे और इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और लेक्चर 3 में। ओके, थैंक यू।